Hello students, how are you? I hope you all are doing well. We are done with the first chapter of history, 6th standard, Maharashtra State Board. Right? Now we'll move to the second chapter. What's the name of second chapter? Prehistoric period. Right? हम देखेंगे अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड में क्या होगा और प्री हिस्टोरिक पीरियड जैसे हिस्ट्री तो हम लोगों को पता है, ये प्री हिस्ट्री क्या है? करेक्ट, ये सवाल आना चाहिए, दिमाग की बत्ती फटाफट जलनी चाहिए सबके, राइट? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों बोला गया है? तो कुछ हिस्टोरियंस ने क्या किया है, हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया क्योंकि हिस्ट्री बहुत लंबी है। नाउ दे डिवाइडेड द हिस्ट्री, किस बात के लिए? स्टडी के पर्पज के लिए। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड भी एक हिस्ट्री का पार्ट ही है, तो हम उसका मीनिंग भी देखेंगे और उसको प्री हिस्टोरिक पीरियड क्यों बोला गया है ये भी देखेंगे। करेक्ट, चलो सब लोगों ने फोकस करना है, ठीक है, ध्यान देना है। एक बार वीडियो अगर देख लो तो सारी की सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, बार बार उसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, राइट? चलो नाउ इसमें कौन से सेक्शन देखेंगे हम लोग? एंशियंट इंडिया ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, एंशियंट इंडिया का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड चाहिए हम लोगों को। करेक्ट। देन देखो मैंने ज्योग्राफी का भी बेसिक वाला लेक्चर बनाया है, उसमें ये भी बताया है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों सब्जेक्ट रिलेटेड कैसे हैं। हिस्ट्री के विदाउट ज्योग्राफी हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, और ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं वो तो अर्थ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। करेक्ट। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह। देन मेसोलिथिक टू न्यूलिथिक, ये दो नए टर्म्स आ गए। देन चाल्कोलिथिक एज पढ़ेंगे, चाल्कोलिथिक एज क्या है? तीनों भी जगह पे आप लोगों को लिथिक 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 ये वर्ड दिखा, इसका मतलब क्या है उसको भी पढ़ेंगे। और फिर एक्सकैवेशन साइट्स इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये प्रीहिस्टोरिक पीरियड के कौन से साइट्स थे, कौन सी जगह थी, उसको भी पढ़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। क्या है स्टूडेंट्स? जस्ट क्लोज योर आईज। अब क्या बोल रहा हूं सुनना है ना। क्लोज योर आईज फॉर अ मोमेंट एंड इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन अ टाइम वेयर देयर आर, ऐसे टाइम में रह रहे हो। आंखें बंद करो भाई, आंखें बंद ऐसे, आंखें बंद करके ये सोचो कि आप लोग ऐसे समय में हो जहां पे देयर आर नो मोबाइल फोन्स, नो कार्स, नो टॉयज, एब्सोल्युटली नथिंग एट ऑल, ना ही नॉट इवन हाउसेस, विलेजेस, स्कूल्स और रोड्स, कुछ भी नहीं है जो हम आज की दुनिया में हमारे आजू बाजू में देखते हैं। बिना मोबाइल के तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो आपको ये कंसिडर करना है थोड़ी देर के लिए कि ना मोबाइल फोन है, ना कार है, ना टॉयज है, और कुछ भी नहीं है, ना ही घर है, गांव है, ना स्कूल है। किस तरीके से होगी ये सिचुएशन, कैसे होगा ये सिनेरियो, राइट? देखो टेल मी, इफ यू आर लिविंग इन सच अ टाइम व्हाट वुड बी योर डेली रूटीन? स्कूल ही नहीं है, गांव ही नहीं है, मोबाइल फोन नहीं है, कोई खिलौने नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करते दिन भर? समझो, कुछ लोग जो लोग पहले थे तो उनकी तो यही कंडीशन थी। तो हम लोग क्या करते? सेकेंड क्वेश्चन, वेयर वुड यू लिव? अगर घर ही नहीं है, गांव ही नहीं है, तो रहोगे कहां पे? जंगल में? बारिश आएगी, धूप आएगी, ठंड बढ़ेगी, कहां रहोगे? सोचो इसको। व्हाट वुड यू डू टू फाइंड वार्मथ इन फ्रीजिंग कोल्ड इन सच अ प्लेस? बहुत ठंड बढ़ गई, लेट्स से कि हम लोग अभी हिमालय में, बर्फ भी पड़ रही है, तो ऐसे समय में हम खुद को, हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए क्या करते? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंग। हाउ वुड यू प्रिपेयर योर फूड? खाना कैसे बनाते ना? गैस नहीं है, स्टोव नहीं है, सिलेंडर्स नहीं मिल रहा है, गैस ही नहीं, सिलेंडर ही नहीं है, इसका कोई इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, और आग लगाना भी नहीं जाना था कुछ। इनफैक्ट आग आग भी तो कैसे लगती है तो बाद में पता चला। तो फिर खाना कैसे बनाओगे? ठीक है, 2 मिनट में मैगी बनाओगे आप? कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, कहां से बनाओगे? What would you do if you see wild animal approaching you? बताओ भाई, शेर आ गया सामने, क्या करोगे? भागोगे? कहां तक भागोगे? वो कहीं पे भी भाग जाएगा तुम लोगों के पीछे। तो
क्या थे, मतलब किस तरीके से रह रहे थे ये लोग, ये सवाल तो आना चाहिए, है ना। ना हम लोगों को सारा कंफर्ट है, घर में रहते हैं हम लोग, बटन दबाएंगे फैन चालू हो जाएगा, ठंडा पानी के लिए फ्रिज है, खाना खाना से सारी चीजें तो है हमारे पास। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं था। अभी हम लोग अगर गांव में जाएंगे तो आज की डेट में भी कुछ लोग अपना खाना चूल्हे पे पकाते हैं, उनको पता है कि आग कैसे लगानी। उस समय में आग का भी पता नहीं था, खाना कैसे खाना। शेर आ गया, कहाँ छुपेंगे, पूरा जंगल ही जंगल है, वो कहीं भी भाग जाएगा। देन now hundreds and thousands of years ago, hundreds and thousands of years ago, early humans had to face similar circumstances. जो पहले पहले ह्यूमन बने थे उनको इसी तरीके से चीजें फेस करनी पड़ी, करेक्ट। देन कोई रास्ता ही नहीं था दूसरा उनके पास। It took millions of years to achieve all the comforts and facilities we currently enjoy. आज के दिन में हम लोगों को जो कंफर्ट मिल रहा है, जो फैसिलिटीज मिल रहा है, उसको कई साल लगे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि कल चालू हो गया और आज सब कुछ मिल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ही सोचो ना, जब आपका बर्थ हुआ होगा सीधा हॉस्पिटल से 6 स्टैंडर्ड में गए होगे? नहीं, पहले घर गए हो, एक पर्टिकुलर साल के हो गए हो, फिर नर्सरी में गए होंगे, वहां से पहले प्री स्कूलिंग चालू हो गई कि नहीं हो गई, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाउ यू आर इन सिक्स। तो एक समय लगता है कि नहीं, सिर्फ 6 स्टैंडर्ड में जाने के लिए इतने साल लग गए। तो इतना सारा जो कंफर्ट्स, आज जो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इसको कितने साल लगे होंगे, करेक्ट। दिस पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूड्स एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट फ्रॉम नोमैडिक टू अ सेटल्ड लाइफ। इसको समझना है ना, नोमैडिक टू अ सेटल्ड लाइफ। ये देखो, ये वाला ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, और सेटल्ड लाइफ, ठीक है। दूसरा, फ्रॉम लिविंग इन फॉरेस्ट टू इस्टेब्लिशिंग अर्ली सेटलमेंट्स एंड देन बिकमिंग एन एडवांस सिविलाइजेशन। पहले नोमैडिक थे तो सेटल लाइफ कर ली, फॉरेस्ट में रहते थे तो कैसे सेटलमेंट बने, गांव बने, शहर बने, और एडवांस सिविलाइजेशन कैसा बना, एडवांस सिविलाइजेशन कैसे, ये समझना है हम लोगों को, करेक्ट, ठीक है ना। लेट अस लर्न अबाउट these early stages of human development step by step। हम लोग ये सारी स्टेजेस को पढ़ेंगे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, फिर हुआ कैसे, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप होगा, ये एकदम से कुछ नहीं हो जाएगा, राइट। देन क्या आप लोगों को याद है, earlier you have studied the stages of human evolution as well as the life, dietary habits, schools, art and other aspects of early humans। recall and revise in class। फिफ्थ स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि पहले के जो लोग थे उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ह्यूमन बीइंग का। देन वो उनकी लाइफ कैसे थी, वो क्या चीजें खाते थे, ठीक है, डाइटरी हैबिट्स क्या थी उनकी, कौन से टूल्स थे उनके पास, आर्ट क्या था उनके पास, और क्या क्या चीजें करते थे। तो पिछले पिछले क्लास में पढ़ आप लोगों ने पढ़ा है ना। सेकंड चैप्टर का पहला सेक्शन, एंशिएंट इंडिया ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, ठीक है, क्या है, कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड ऑफ एंशिएंट इंडिया। कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल, किस तरीके की संस्कृति थी पहले, कौन से कल्चर, कौन सा कल्चर यूज करते थे लोग पहले, कौन सा कल्चर फॉलो करते थे, ज्योग्राफी कैसे थी हम लोगों की, करेक्ट। उसके उसमें हम लोग रिवर्स को पढ़ेंगे, फिर कौन सी रिवर्स थी, क्लाइमेट कैसा था, आज जो जितनी इतनी गर्मी बढ़ रही है, क्या वो समय में भी इतनी गर्मी थी, शोर लाइन और सी शोर, कोस्ट लाइन, क्या कोस्ट लाइन आज की और तब की चेंज हुई है। माउंटेन रेंजेस, कैसे कैसे माउंटेन थे, मिनरल्स कौन से थे, और मिट्टी कैसी थी। आज भी हम लोग वो लिखते हैं, हम लोग ब्लैक सॉइल लिखते हैं, रेड सॉइल लिखते हैं, है ना, तो मिट्टी भी कैसी। The geographical conditions of respective region play very important role in the development of human history। अरे अभी वहां पे सिर्फ डेजर्ट ही डेजर्ट है, तो लोग वहां पे तो घर ही नहीं बनाएंगे, पहाड़ ही पहाड़ है और बर्फ ही बर्फ है, पूरे साल भर बर्फ है, तो वहां पे भी लोग घर नहीं बनाएंगे। तो घर बनाएंगे कहां पे, जहां पे रिवर बह रही है,
रिवर अगर बहती है तो वहां पे पानी का सप्लाई रेगुलर रहता है और उसके आजू बाजू की मिट्टी भी कैसी रहती है, फर्टाइल रहती है। करेक्ट है। तो डेजर्ट वाली ज्योग्राफी छोड़ दी, बर्फ वाली पहाड़ वाली ज्योग्राफी छोड़ दी, और रिवर वाली ज्योग्राफी। तो सेटलमेंट जो भी लोगों के हो रहे हैं वो भी तो ज्योग्राफी के हिसाब से हो रहा है। करेक्ट। Then the mountains, the rivers, climate, land, and natural resources in the region where humans live play an important role in the deciding their way of life. कैसे लोग रहेंगे, वे ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, किस तरीके से वो लाइफ जी रहे हैं, किस तरीके से वो रह रहे हैं, क्या क्या खा रहे हैं। लेट्स से कि हमारे यहाँ पे जो, जैसे हम लोग अगर हिमालय में रह रहे हैं तो हम लोगों को ना जो स्वेटर्स वगैरह लगेंगे ना, वो नॉर्मल स्वेटर से काम नहीं चलेगा। वो बर्फ वाले, बर्फ जहां पे पड़ती है उस तरीके से स्वेटर्स चाहिए, सिर्फ चाड़े वाड़े मोटे मोटे स्वेटर्स चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल अगर कहते हैं, नॉर्मल अगर स्वेटर्स पहनेंगे हम वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम कोस्ट लाइन के शहरों में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, तो वहां पे स्वेटर की जरूरत ही नहीं है कि नहीं। तो अगर नॉर्थ इंडिया में हिमालय में जाएंगे तो स्वेटर की जरूरत पड़ेगी, अगर वही साउथ इंडिया में जाते हैं या फिर कोस्ट लाइन में जाते हैं तो वहां पे स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये भी ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, आप रहने का जो वे है वो वे ऑफ लाइफ। फैक्टर्स, अब क्या कौन से फैक्टर्स है, फैक्टर्स सच क्रॉप्स टू कल्टीवेट, which animals to domesticate, where to establish settlements, and how to facilitate transportation and communication depend upon the geographical characteristics of that particular region. देखो क्या है कि अगर मैं कश्मीर में रह रहा हूं तो मुझे वहां पे ना एप्पल की फार्मिंग में कर सकता हूँ। करेक्ट, उसको थोड़ा ठंडा ठंडा क्लाइमेट चाहिए, है ना। और जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे मैं राइस की फार्मिंग कर सकता हूँ, व्हीट की फार्मिंग कर सकता हूँ, शुगर केन की फार्मिंग कर सकता हूँ। जहां पे ब्लैक सॉइल है वहां पे कॉटन की फार्मिंग बहुत बढ़िया होगी, होगी कि नहीं? तो ये क्लाइमेट ही तो डिसाइड कर रहा है कि आप लोग कौन से क्रॉप्स लोगे, आप लोग किस तरीके से रहोगे। और एक पार्ट है, कौन से एनिमल्स डोमेस्टिकेट करोगे। देखो ना, बर्फ में हस्की होते हैं, हस्की डॉग्स, ठीक है। अगर उनको महाराष्ट्र में लेके आएंगे तो महाराष्ट्र में तो बहुत गर्मी होगी, उनके बाल भी बहुत होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, उनके बाल काटने पड़ेंगे, उनको गर्मी के मौसम में कूलर वगैरह एसी वगैरह लगा के देना पड़ेगा, अदरवाइज उनको अलग अलग डिसीज हो जाए, स्किन डिसीज हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट करने चाहिए ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, मैं, ये ज्योग्राफी। करेक्ट। देन हाउ टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन वैसा चाहिए। पहाड़ों में वगैरह ना थोड़ा ये नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है कई सारे, अगर रिमोट एरियाज में हम लोग चले जाए तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। और अगर वहां पे हम लोग अगर लैंडलाइन से वायर से अगर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं तो कई बार मौसम बिगड़ जाता है, वो खंभे गिर जाते हैं इस तरीके। और ट्रांसपोर्ट की अगर बात देखो तो हिमालय में, और हिमालय के जो भी हिमालयन जो स्टेट्स है वहां पे क्या होगा, ठीक है, बर्फ पड़ी रहेगी, रास्ते क्या हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, हम लोग जा ही नहीं पाएंगे। पहाड़ों में और क्या होगा, लैंडस्लाइड्स होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं नीचे, तो वो भी दिक्कत होती है। तो ये भी तो ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारी आजकल की रोज की जो भी चीजें हैं वो भी ज्योग्राफी के हिसाब से डिसाइड हो रही है। तो ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है। उसी हिसाब से हम लोगों ने सेटलमेंट बनाए हैं। हिमालयन रीजन जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहां पे बहुत सारे अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो फिर ऐसी जगह पे कोई स्कूल या हॉस्पिटल हम लोग क्यों बनाएंगे, या कोई डैम बनाना है हम लोगों को तो क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर कल वहां पे अगर अर्थक्वेक आता है तो डैम टूट जाएगा, है ना, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ होगा। स्कूल में बच्चे रहते हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट्स रहते हैं, उनको कैसे फटाफट हम लोग वहां से बाहर निकल पाए, नहीं निकल पाए। इन एंशिएंट इंडिया ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस इन डाइवर्स वेज, अलग अलग तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन प्रोग्रेस हुआ है एंशिएंट इंडिया, ठीक है। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस वाज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। अलग अलग क्यों रास्ते चुने इन लोगों ने, क्योंकि प्राइमरी रीजन ये है
कि भारत की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है, पहाड़ भी है, प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, कोस्टलाइन भी है, डेजर्ट भी है, एकदम डेंस फॉरेस्ट भी है, आइलैंड्स भी है, हर चीज है हमारे पास। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद ग्रेट डाइवर्सिटी। द हाई माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालय प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम natural calamities such as stormy winds, cyclones and cold waves. नॉर्थ, ये नॉर्थ में नॉर्थ कौन सी बात है? हिमालय के नॉर्थ की बात। हम लोग कहाँ रहते हैं? हिमालय के साउथ। हम ये बात कहाँ की कर रहे हैं? हिमालय के नॉर्थ में, लाइक चाइना, मंगोलिया, रशिया। करेक्ट, समझ में आ रहा है? ठीक, देखो इंडिया की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। ये जो हाई माउंटेन रेंजेस है हिमालय के, ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और किस चीज से प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को? ये कौन सी चीज से प्रोटेक्ट करता है? देखो, स्टॉर्मी विंड्स, कई सारे स्टॉर्म्स आते हैं, विंड्स आती है उधर से जोर जोर से, और पूरी पूरी कोल्ड विंड्स रहती है वो। ठीक है, देन साइक्लोन्स आ जाएंगे। ठीक है, जिसे तूफान आता है। फ्रीजिंग कोल्ड वेव्स, फ्रीजिंग मतलब उसमें बर्फ बन जाओगे, इतनी ठंडी कोल्ड वेव आती है। कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, द क्लाइमेट इन द नॉर्थ इंडिया इज कूल। कैसा है? कूल है और ड्राई। ड्राई का मतलब क्या है? ठीक है, हमारी ना स्किन ड्राई हो जाती है ऐसे क्लाइमेट। ठीक है, विंटर में देखो कई बार तुम लोगों को लगता है कि कुछ दिनों में ना स्किन ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि वो वाले क्लाइमेट में वहां पे मॉइस्चर है ही नहीं, तो क्या होगा? वो ड्राई हो जाएगा। करेक्ट। यार आज इन साउथ, साउथ इंडिया में कैसा है? इट इज हॉट है और ह्यूमिड है। हॉट और ह्यूमिड है, इसका भी रीजन है, और वो भी ज्योग्राफी भी। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। ऊपर देखो समंदर की कोस्ट लाइन है ही नहीं, नीचे इंडिया टेपर्ड होते आता है, आजू बाजू में क्या है? ओशन सी, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। समझ रहे हो? तो उसको भी इफेक्ट कर रहा है। दिस लीड्स टू डाइवर्सिटी डाइवर्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, क्रॉप्स एंड ह्यूमन लाइफस्टाइल्स। इसी की वजह से अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं लोग। अगर पहाड़ पे खेती करनी है तो क्या करेंगे? तो देखो स्टेयर्स जैसा दिखता है, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, उसको देखो क्या क्या होता है, स्टेयर्स जैसा होता है। देन क्रॉप्स और ह्यूमन लाइफ, कौन सी तरीके के करेंगे आप? किस तरीके के चीजों को लगाएंगे? कहीं पे एप्पल आ रहे हैं, है ना? कहीं और एप्पल नहीं उग रहा है क्योंकि गर्मी इतनी है, तो जब पेड़ पौधा मर जाएगा, या फिर उसको फल ही नहीं आएंगे। समझ लो, अगर बहुत ही ह्यूमिड तरीके का क्लाइमेट है, कॉटन नहीं लगा पाओगे, वो कॉटन ही खराब हो जाएगा। अगर कॉटन को पानी लगता है तो खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? राइट। देन इन एंशिएंट टाइम्स, अच्छा एक ये मैप देख लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है, ये मैप देख लो। ये जो लाइंस आप लोगों को दिख रही है, कौन सी वाली लाइन? ये वाली ग्रे कलर, ये माउंटेन रेंजेस। क्या है? माउंटेन रेंजेस, ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। देखो ऐसा, ऐसा। ठीक है, और ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो ये कहां से निकल रही है? ये यहां से। ठीक है, और इसको बोलते हैं नॉट। नॉट यानी क्या? देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे सब बने हुए, ये है पामीर। नॉट, नॉट यानी जो हम लोग गांठ बांधते हैं उसको, राइट? पामीर नॉट। नाउ ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस है। अभी और नीचे जाएंगे हम लोग, देखो हम लोगों को इंडस रिवर दिख रही है, और जूम करके बताओ, इंडस रिवर दिख रही है। इसके बाजू में क्या है? झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज, ये सारी रिवर जा रही कंटिन्यू ऊपर से नीचे। गंगा बह रही है यहाँ पे। करेक्ट। अभी ब्रह्मपुत्रा की बात करें, इंडस भी देखो चाइना से रिवर, रिवर का ओरिजिन है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिन है, ये यहाँ पे। इसको सांगपो बोलते हैं चाइना में, अलग नाम है चाइना का। नाउ ब्रह्मपुत्रा और इंडस, ये तीनों भी, ये दोनों भी वैसी कौन सी रिवर? मल्टीनेशनल रिवर हो गई।
ठीक है, देखो चाइना से निकल रही है ब्रह्मपुत्र, फिर भारत में बह रही है, देन बांग्लादेश में जा रही है। इंडस निकल रही है चाइना में, भारत में बह रही है और फिर पाकिस्तान में जा रही है। जा रही है कि नहीं? करेक्ट, ठीक है ना। उसके नीचे येलो कलर का क्या है? ये थार डेजर्ट है राजस्थान में, राइट। देन ये इसको बोला गया इतने बड़े पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, यहाँ पे फिर महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है, तेलंगाना कर्नाटका का पार्ट भी है, एमपी का पार्ट भी है, ये उधर गुजरात का राजस्थान का पार्ट भी आ रहा है, थोड़ा बहुत यूपी का भी आ रहा है। इसको पूरे इसको क्या बोला है? डेक्कन प्लेट्यू बोल दिया गया, है ना। प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन्स क्या होते हैं, इसको भी हम लोग ज्योग्राफी के पार्ट में पढ़ेंगे। ये हमारे दो आइलैंड है बस, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने टाइम में एग्रीकल्चर फ्लरिश इन फर्टाइल सेडिमेंट्री सॉइल। एग्रीकल्चर कहाँ फ्लरिश हुआ? देखो आज की टाइम पे जो इरिगेशन फैसिलिटीज हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है, बटन दबाया कि पानी चालू हो जाए, वो तो तब था नहीं। तो वो क्या करेंगे कि ऐसे जगह पे खेती करेंगे जहाँ पे पानी का सोर्स हो ऑलरेडी वहां पे, और पानी लाने में या कुछ वो पानी उस एग्रीकल्चर फील्ड को देने में आसानी हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी तब एडवांस नहीं हुई थी। The vast plateau of central India and the Ganga Yamuna delta were the most fertile regions of agriculture in India. फर्टाइल रीजन भी होते हैं क्योंकि मिट्टी वहां की फर्टाइल है। मिट्टी फर्टाइल कैसी होती है? अगर वहां पे कोई रिवर है, रिवर क्या करेगी? वो तो पानी देगी, वो फर्टाइल कैसे बनाएगी? रिवर जब पहाड़ों से आती है तो वो अपने साथ कई सारी अलग अलग चीजें लेके आती है, पेड़ पौधे, वहां की मिट्टी, ये वो सब, और वो जहां पे वो रिवर बहते जाती है उसके आजू बाजू में वो मिट्टी डालती है, ठीक है, और वो बहुत फर्टाइल चल रही है। इसमें कई सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम की है। अब वास्ट प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये प्लेट्यू में भी होता है, और गंगा यमुना डेल्टा। डेल्टा का क्या मतलब है? ये गंगा यहाँ से बह रही है, इधर से यमुना भी इसको यहाँ पे मिलती है, ठीक है, इधर प्रयागराज भी मिलती है। गंगा जब यहाँ पे जाती है, यहाँ पे ना डेल्टा बना, लाइक दिस इज द रिवर, और वो पांच ऐसे पांच यानी पांच से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इधर उधर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, वो उतने रीजन, तो उसको बोलेंगे हम लोग डेल्टा। ठीक है, ये सब इतनी चीजें क्या थी, भारत की बहुत ही फर्टाइल रीजन, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए मतलब बहुत स्कोप, फिर यही पे एग्रीकल्चर बना, यही पे इस्टेब्लिशमेंट हुए सेटलमेंट्स। द ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू देखा है, वो बहुत फर्टाइल है, महाराष्ट्र में है ब्लैक सॉइल। द चाल्कोलिथिक कल्चर्स डेवलप्ड हियर, कहाँ पे? डेक्कन प्लेट्यू। कौन से? चाल्कोलिथिक, इसका भी मतलब अभी आगे आएगा। Rivers like Godavari, Krishna and their tributaries gave a boost to the establishment of Chalcolithic settlements, agriculture and agrarian lifestyle in ancient Maharashtra. भारत के बारे में तो हम देख ही रहे हैं और महाराष्ट्र के बारे में भी देख रहे हैं। देखो क्या है, गोदावरी रिवर है, जैसे ऊपर क्या है, इंडस रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, गंगा है, यमुना है। अब ये डेक्कन प्लेट्यू में यहाँ पे कौन सी रिवर जा रही है? गोदावरी है, कृष्णा है, और उसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है कि बाकी की भी रिवर्स उसको आके मिल जाती है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, उसको वो पानी दे रहे हैं, उसका वो वाले रिवर का पानी वो एक रिवर में ऐड हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडस रिवर बह रही है ऊपर से, ये देखो, और ये सारी रिवर्स जाके इंडस रिवर को मिल जा रही है, तो ये झेलम, चेनाब, रावी से ये क्या होगा? इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज हो गए। सिमिलरली कृष्णा को और गोदावरी को भी कई सारे रिवर्स आके मिलते हैं, वो भी उनकी ट्रिब्यूटरीज होगी। इतना पानी का सोर्स अवेलेबल होने के कारण यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चाल्कोलिथिक सेटलमेंट बने, एग्रीकल्चर वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, और अग्रेरियन लाइफस्टाइल एंशिएंट महाराष्ट्र में बने। अग्रेरियन यानी जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनकी एग्रीकल्चर के हिसाब से लाइफ, करेक्ट। With the Arabian Sea to the west and the Bay of Bengal to the east, sea trade had prospered since ancient times. हमारे पास तो अरेबियन सी भी है, बे ऑफ बंगाल भी है। अरेबियन सी वेस्ट साइड में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट साइड में है,
तो हम लोगों को समंदर लग रहा है, ये क्या करेगा, बाहर के देशों के साथ ट्रेड को बढ़ावा देगा। ट्रेड प्रॉस्पर हुआ एंशियंट टाइम से। लोग अभी थोड़ी जहाज से जा रहे हैं, ये पहले से चलते आ रहा है। सो द इंडियंस कुड एस्टैब्लिश कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंस रीजन एंड कल्चर। बाहर देश के साथ भी ट्रेड होता था, यानी व्यापार होता था, तो उनके भी कल्चर्स हम लोगों को समझ में आए या पता चले। हमारा भी कल्चर बाहर देशों में गया, उनका भी कल्चर यहाँ पे आया। समझ में आ रहा है? This geographical diversity gave rise to many cultures, traditions and ways of life within India. इसी वजह से भारत में अलग अलग डाइवर्स कल्चर हुए। सोचो तुम लोग एक बार, भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस, ठीक है, कितने सारा अलग अलग खाने की डिशेस मिलेंगी, कितने सारे अलग अलग सॉन्ग्स मिलेंगे, कितने सारे अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है 31 दिसंबर, ठीक है। भारत में कई सारे स्टेट्स में अपना अपना अलग अलग न्यू ईयर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक न्यू ईयर थोड़ी मना रहा था, 31 तो मनाते ही है सारे लोग, है कि नहीं? मगर भारत के भी अपने कई सारे न्यू ईयर्स है। तो अब आते हैं यार प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्या मतलब। लास्ट ईयर यू हैव लर्न दैट ह्यूमंस ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम सम एप स्पीशीज। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर 5th स्टैंडर्ड में देखा था कि ह्यूमंस कौन से एनिमल से बने या इवॉल्व हुए, एप की स्पीशीज। एप, ये वाला पार्ट सब लोगों को याद है। एप स्पीशीज, ठीक है, उसी से इवॉल्व होते होते हम यहां तक पहुंचे। अब कैसे इवॉल्व हुए भाई, ठीक है, मेजर स्टेप्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन। एक तो थे हम, फिर होमो हेबिलिस हेबिलिस बने, ये पिछले साल पढ़ा है। देन होमो इरेक्टस बने, इरेक्टस यानी ऐसे थे तो थोड़ा सीधा हो गया। देन निएंडरथल मैन बने, लोग पिछले जो स्टैंडर्ड के बुक्स में इनकी सारी फोटोज भी है। देन होमो सेपियंस बने, नाउ वी आर होमो सेपियंस सेपियंस, करेक्ट। ये इवोल्यूशन होते होते आया है, हम भी आज जैसे हैं वैसे पहले थोड़ी थे। एक ना जैसे हम लोग हाथी को देखते हैं, कितना बड़ा एनिमल, बहुत बड़ा एनिमल है, मगर उससे पहले भी हाथी का एक वर्जन आता, उसको मैमथ बोलते थे, बहुत बड़ा और हेयरी हेयरी, ये हाथी से बहुत बड़ा। टाइगर से पहले भी एक वर्जन था टाइगर का जिसके दांत बाहर निकले हुए थे, वो ये वाले टाइगर से और भी बड़ा, तो वो भी वहां से इवॉल्व होते होते आया है। आया है कि नहीं? तो हम लोग भी इवॉल्व होते, और आज हम लोगों को बोला जाता है होमो सेपियंस। गेटिंग माय पॉइंट नाउ? डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है, वुड यू लाइक टू हियर समथिंग इंटरेस्टिंग? सुनना है ना, ठीक है, वैसे ही हिस्ट्री में नींद आती है तो अभी इंटरेस्टिंग बात सुनते हैं। देयर इज अ मिथ दैट मिस्टीरियस लार्ज एंड हेयरी क्रिएचर, एक मिस्टीरियस है, पता नहीं देखा नहीं, ठीक है, और बहुत बड़ा है, और कैसा है, हेयरी क्रिएचर एग्जिस्ट। कहां पे एग्जिस्ट हो रहा है भाई? हिमालय में, इन द हिमालय। उसको यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं, ये ध्यान में रखिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फियरसम स्नोमैन, मतलब ऐसा ना जिससे डर जाओ, और स्नोमैन बर्फ में रहता है। इट इज सेड दैट मेनी टाइम्स लार्ज, और बड़े बड़े पंजे दिखे, फुटप्रिंट्स दिखे हिमालयन रीजन में। बट रिसर्चर्स लोग कहते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, वो जो फुटप्रिंट्स है वो बियर्स के, हिमालयन बियर्स के, और कोई सम अदर एनिमल के, जो बड़ा बड़ा एनिमल होगा वो। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी द सच मीट्स बिकॉज, क्यों पढ़ क्यों पढ़ते हैं भाई, अगर मिथ है क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इसका स्टडी करते हैं? वो सोचते हैं कि दे रिवील अ ग्रेट डील अबाउट द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड द ह्यूमन इमेजिनेशन। हिस्ट्री तो कई सारी तो हम लोगों ने देखी नहीं है, कोई लोग ही लिखे हैं हम लोगों में से, फिर भी हम लोगों ने चीजें देखी है, सोर्सेज देखे हैं, उससे इंटरप्रेट किया है, और फिर हिस्ट्री लिखी है, सिस्टमैटिक फॉर्म में हिस्ट्री लिखी है।
साइंटिफिक मेथड्स उसमें यूज किए हैं, हमारी आंखों के सामने तो कुछ हुआ नहीं है। तो अगर यदि है भी, कुछ लोगों को दिखा भी है, अगर उसका प्रूफ नहीं है, फोटोज नहीं है, फिर भी साइंटिस्ट लोग उसको उसका स्टडी करते हैं, अगर सही में हो तो हम लोगों को शायद पहले की और भी चीजें पता चल सकती है, राइट। द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ। तो आज हम लोग सोचते हैं कि यार एग्जाम है, पेपर है, बहुत होमवर्क है, ये सब है, समय नहीं है हम लोगों के पास, बहुत नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हम लोग। पहले के लोगों की लाइफ बहुत ही डिफिकल्टी, ही हैड टू कंटिन्यूअसली वंडर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। हम लोगों को खाना और पानी तो घर में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब इन लोगों को खाना और पानी ढूंढने के लिए कितना तो भी डिस्टेंस कवर करके इधर उधर घूमना पड़ता था। वंडर यानी क्या, घूमते रहे, सेटल लाइफ भी नहीं थी, है ना। दे यूज टू गैदर रूट्स फ्रूट्स एंड यूज टू हंट। खाना खाने के लिए क्या करेंगे, फ्रूट्स मिल गए, तो रूट्स मिल गए, है ना? खा लिया उसको, और नहीं मिल रहा तो फिर हंट करो, शिकार करो, करेक्ट। द टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस वेयर क्राफ्टेड फ्रॉम वुड, स्टोन और बोन। स्टील के अभी हम लोग मस्त चाकू आते हैं घर में, उससे सब्जी वगैरह कट करता है, इस तरीके से चीजें नहीं थी। फिर उनके टूल्स और इम्प्लीमेंट्स को किस चीज से बनाएंगे, वुड से बना दिया, बड़े वुड से मार दिया किसी, स्टोन मतलब किसी को मतलब हंट करने की बात, स्टोन यूज कर लिए, या फिर हड्डियां यूज कर ली बड़े बड़े एनिमल्स की, उससे वो अपने अपने क्या बनाते थे, टूल्स बना रहे हैं। प्रिमिटिव ह्यूमंस, पहले वाले ह्यूमंस, परहैप्स यानी शायद, कम्युनिकेटेड थ्रू जेस्चर्स, वेरियस साउंड और फेशियल एक्सप्रेशंस। अरे लैंग्वेज ही नहीं थी बात करने के लिए। बताओ अभी हम लोगों में, जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पे, जिस लैंग्वेज में जो आप लोगों को समझ रही है, तो ये लैंग्वेज हम दोनों में जो भी संवाद, जो भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उसका एक मीडियम है। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ऐसा करूंगा, ठीक है, ध्यान देना, हाँ, मैं आवाज नहीं करूंगा, ठीक है, इससे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, जो भी मैंने अभी जेस्चर्स किए, है ना, करेक्ट है कि नहीं? तो उन्होंने अपने कुछ जेस्चर्स डेवलप किए थे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे, तो ये हम लोगों को समझ में आ जाएगी भाई सो रहे, या सोना है या नींद आ, ठीक है। ऐसे करेंगे तो हम लोग बोलेंगे हाँ ठीक है, नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, कुछ ये कुछ जेस्चर्स है। तो क्या सारे के सारे कंप्लीट जेस्चर्स में ही बात करते हैं हम लोग, नहीं। मगर तब तो कोई लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई थी, और जेस्चर्स में ही बात कर रहे थे, कुछ अलग अलग साउंड्स निकालते थे या फेशियल एक्सप्रेशंस करते थे। इससे कम्युनिकेशन हो रहा है दो लोगों के बीच में, या दो तीन लोगों के बीच में, जो भी है, करेक्ट। दिस पीरियड इज नोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड। आप समझो, ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का नाम है हमारे चैप्टर। प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब ये वाले पीरियड को, जब लैंग्वेज भी डेवलप नहीं हुई, टूल्स भी यही वाले थे, वुड स्टोन बोर्ड, इसी से बने थे, और लैंग्वेज ही डेवलप नहीं हुई, तो उस समय की हिस्ट्री कोई लिखने वाला भी नहीं है ना, कोई नहीं है लिखने वाला, तो उसके रिटर्न रिकॉर्ड्स ही नहीं है, और रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है जिस पीरियड के, वो पीरियड को प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं हिस्ट्री का। So in the previous lesson, you learned that the period during which scripts were not in use, is termed as prehistoric period. During this period, humans made remarkable progress. ये वाले पीरियड, ठीक है, कौन से प्री हिस्टोरिक पीरियड नहीं, इसलिए इसमें देखा हम लोगों ने कि रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है, तो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, ठीक है। इसी समय में ह्यूमंस ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया। एविडेंस सच एज स्टोन टूल्स, बोन, पॉटरी एंड केव पेंटिंग्स constitutes the major source to study their life. कुछ नहीं है रिटर्न रिकॉर्ड करवाना, क्या है, स्टोन के टूल्स है, बोन्स है, पॉटरी है, और केव में जो पेंटिंग्स उन लोगों ने निकाली है, वही सोर्स है उनकी हिस्ट्री पढ़ने का, दूसरा और कोई सोर्स, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम टूल्स, ह्यूमन लाइफस्टाइल, डाइटरी हैबिट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न ग्रेजुअली चेंज। धीरे 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 आगे आगे ये पैटर्न चेंज होते गया, ठीक है? ये पैटर्न चेंज होते गया, वैसे का वैसे लोग नहीं रहे। ये बात समझो कि एक समय में हम लोगों के पास मोबाइल फोन नहीं थे, कुछ अलग मीडियम था, लैंडलाइन थे, उसके पहले लेटर्स थे, उसके पहले लेटर्स भी नहीं थे, घोड़ों से जाते थे लोग, किसी पैदल करके जाते थे, फिर मैसेज थे। तो धीरे धीरे चेंज हुआ कि नहीं हुआ,
नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सेल फोन्स, मोबाइल फोन से जो टच स्क्रीन है, बटन वाले भी टच स्क्रीन है, करेक्ट? तो इनकी भी लाइफ स्टाइल चेंज हुई, हुई है, ठीक है। अब आते हैं भाई स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक पीरियड, स्टोन एज। स्टोन एज क्यों बोला गया? जो टूल्स थे वो किसके बनेंगे? स्टोन्स के। कुछ भी बनेगा, कुछ भी वो करने के लिए उनको चीजें यूज करनी है, तो चीजें कौन सी? मेटल की होगी, मेटल तो है ही नहीं, स्टोन ही है, ठीक। मेटल है नहीं मतलब मेटल तो थे, तब भी मेटल थे, बट उसका नॉलेज नहीं, इससे किस तरीके से टूल बनाएंगे। फिर क्या है, इजीली क्या मिल रहा है? पत्थर, तो पत्थर से बन गया। The period in which the tools made by humans were primarily of stone is termed as stone age। खत्म, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है इसकी। क्या है? ऐसा पीरियड जिसमें प्राइमरीली जो टूल्स बने होंगे, जो ह्यूमन से बनाए, वो किसके होंगे? स्टोन के। सिंपल डेफिनेशन। और अच्छा ये सोचो कि फॉर व्हाट पर्पस दिस स्टोन एज ह्यूमन यूज स्टोन टूल्स, कौन सी चीज के लिए यूज करेंगे? हमने डिस्कस किया ये, फिर भी सोचो कौन सी चीज के लिए यूज करेंगे? स्टोन टूल्स वेर मेड बाय चिपिंग एंड शेपिंग स्टोन पेबल्स, उसको शेप करते थे कोई भी चीज, ठीक है। पत्थर को ही पत्थर से शेप करते होंगे, ठीक है, उसके चिप्स वगैरह बनाते होंगे, ठीक है, क्योंकि वो शार्प हो जाएगा फिर अगर कुछ काटना है तो। The early humans might have used these stone tools for breaking the fruits with hard shells or to extract the bone marrow, ठीक, बोन मैरो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, या फिर बड़े बड़े फ्रूट जो होंगे वो बहुत हार्ड होंगे, उसको तोड़ने के लिए स्टोन टूल्स यूज करते होंगे, होंगे, करेक्ट। These stone tools are known as chopper, chopping tools. Another new word here, क्या है? Chopper, chopping tools. Shaping a stone is the sign of development of human intellect. अरे एक बात बताओ, कुछ भी अगर दिमाग काम नहीं कर रहा है तो स्टोन को क्या कर रहे हो? स्टोन इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंक थोड़ी दे रहे हो, तब तो जानवर आम पे आ जाएंगे, अगर उसको उसका शिकार करना है वो हमारा शिकार कर देगा, करेक्ट है? तो स्टोन के टूल को शेप देना मतलब दिमाग चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये हम लोगों को क्या दिखा रहा है? ह्यूमन इंटेलेक्ट। सोच पा रहे थे? स्टोन एज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स। स्टोन एज को भी ब्रॉडली तीन पीरियड्स में डिवाइड किया है। कौन से कौन से? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक। स्टोन एज को भी तीन हिस्सों में बांट दिया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। नाउ पैलियोलिथिक में आता है। पहले मैं एक चीज बता दे रहा हूं लोगों को, ठीक है। देखो कभी भी कोई भी वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, तो ये लिथिक का मतलब क्या है भाई? स्टोन, समझ रहे? और स्टोन एज ही पढ़ रहे हैं हम लोग, डन। चलो आगे बढ़ो। अभी आते हैं पहले पैलियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियोलिथिक पहले पहले वाला एज, स्टोन टूल्स। पीपल इन द पैलियोलिथिक एज वेयर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन नेचर, नेचर पे ही डिपेंड, ठीक है। सब कुछ खुद से बना के कुछ खाना पीना है, सब नेचर। इन दिस पीरियड दे स्टेड either in caves or on the branches of large trees। अरे केव में रह रहे लोग और केव्स नहीं मिल रही है तो ट्रीज के बड़ी बड़ी ब्रांचेस पे रह रहे हैं। नीचे रहेंगे तो कोई एनिमल अटैक कर देगा, सांप बिच्छू कुछ काट लेगा, तो कहाँ रह रहे? ट्रीज के ब्रांचेस पे बड़ी बड़ी, या फिर केव्स में। द अर्ली टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड वेर रफ, रफ थे ना, तब बहुत ज्यादा सोच डेवलप नहीं हुई, रफ थे, बहुत शेप, बहुत बढ़िया तरीके से शेप करना है ऐसा नहीं। तो हम लोगों के यहाँ पे भी तो पहले घर थे, मिट्टी के घर बना करते, सीमेंट वेमेंट तो बहुत बाद में आया, है ना। सीमेंट आया, फिर उसमें उड़न उड़न वाला पार्ट आया, और
और फिर उसके बाद में मस्त एकदम वॉलपेपर आए तो बहुत बाद में। पहले तो मिट्टी के घर बनाते थे। अब सोचो मिट्टी से भी तो पहले कुछ बनेगा, बनता होगा, क्योंकि मिट्टी के घर बनाने के लिए भी तो सोच डेवलप होनी चाहिए, इंटेलेक्ट डेवलप होना चाहिए ना। The early tools of Paleolithic period were rough. They were used for hunting, scrapping and digging. Digging यानी खोदना, hunting यानी शिकारी, और scrapping यानी का उसको छानना। समझ गए? Now, the most significant discovery in the human history is the discovery of using fire. अरे बताओ, आज तो फटाफट सब काम फायर इधर उधर लगा देते, माचिस है, लाइटर्स है, कई सारी चीजें हैं। ये तो डिस्कवरी थी फायर की, तब फायर ही नहीं बताती लोगों को, तो फिर खाना पका के कैसे खाएंगे? रात में अगर रोशनी करनी है तो किस चीज से करेंगे? करेक्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द पास्ट। किसने डिस्कवर किया बताओ, कोई बता दे किसने डिस्कवर किया फायर? बता ही नहीं पाएंगे, बस लिख दिया है कि इट वॉज डिस्कवर इन दिस पास्ट, सॉरी इन दिस पीरियड, ये वाले पीरियड में डिस्कवर किया, ना एग्जैक्ट डेट पता है, ना किसी का नाम पता है ना, उसका सोर्स ही नहीं मिला हम लोगों को। नाउ थिंक अबाउट इट, what changes might have occurred in human life as a result of use of fire? क्या चेंज हुआ होगा ह्यूमन लाइफ में कि भाई रिजल्ट फायर की डिस्कवरी हो गई, फायर की डिस्कवरी हो गई तो रोशनी मिलती थी रात में, खाना पका सकते थे। और देखो टाइगर, ये एनिमल्स को भी भगाते हैं फायर। कई सारी मूवीज में भी लोगों ने देखा होगा कि ऐसे आग वाग का अगर कुछ लगा दो तो वो टाइगर वगैरह के पास नहीं है। और चीज, अगर बहुत ही ठंड पड़ी है, ठीक है, बहुत ही ठंड पड़ी है, तो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए क्या हम लोग फायर नहीं लगा सकते? फायर करते हैं नहीं सारे लोग, करते क्या? Think about it and write it down. It became possible to cook. Food was easy to digest. और क्या क्या लिखिए? Paleolithic tools are found along the banks of rivers or streams. मतलब जो टूल्स थे तब के, हम लोगों को कहाँ पे मिले हैं? बैंक्स ऑफ रिवर और स्ट्रीम्स। along the Paleolithic sites in महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी साइट्स है पैलियोलिथिक एज की? स्टोन एज में ही पैलियोलिथिक एज की कौन सी साइट्स है? गंगापुर है, ये नासिक के पास, ठीक है। चिड़की नेवासा, ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ये दो साइट्स है, उसके नाम हम लोगों को याद। नाउ मीसोलिथिक एज टू न्यूलिथिक एज, ये मीसोलिथिक एज क्यों बोला? अगर लिथिक ही लगा है, स्टोन ही लगा है, तो ये मीसो क्यों लगा है? ड्यूरिंग दिस पीरियड होमो सेपियंस sought shelter in natural caves and rock shelters. ठीक है, नेचुरल केव्स जो बनी थी उसमें भी शेल्टर्स लेते थे, उसमें भी रहते थे, और रॉक के शेल्टर थे, बड़े बड़े पत्थर है उसके आजू बाजू में लेते रहते, ठीक है, उसका सहारा लो। A rock shelter is an open space under a mountain cliff. माउंटेन क्लिफ के नीचे सब पहाड़ है। मतलब चीजों को ना बेसिक से समझना चाहो, ये पहाड़ है, इसका ऐसा कोई पार्ट बाहर निकला है, तो यहाँ पे कोई पत्थर है, तो ये वाली जगह पे इन्होंने शेल्टर ले लिया, ठीक है। Humans began to stay at such places together in groups. Important progress was made during this period in the technique of manufacturing stone tools. Manufacturing word आ गया भाई, मतलब stone tools बनाने। The tools became smaller in size. Humans now began to utilize various types of stones for tool making. These tools proved useful for a wide range of activities, including hunting, fishing, harvesting. कि जो इतने बड़े बड़े पत्थर के रफ से जो टूल्स यूज करते थे, अभी उसको तरीके से शेप देना चालू हो गया, छोटे छोटे टूल्स बनाना चालू हो गया, ठीक है। और कौन सी चीज के लिए यूज करते थे? हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए। They also began to make sharp tools by grinding and polishing horns and bones. सिंग निकाल दिया किसी का, मरे हुए एनिमल्स का,
तो वो ना पॉइंटेड होगा एक जगह, ठीक। फिर उसको और शार्प करना, उसको पॉलिश करना, पॉलिश की कई सारी चीजें होगी, तो उसको पॉलिश करना, उसका पॉइंट और शार्प कर देना, ठीक? और बोन्स को भी यूज करने लग गए। देन ह्यूमंस बिगन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स सच एज डॉग्स, गोट्स एंड शीप। सारा मेसोलिथिक एज में हो रहा है। अभी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी चालू हो गया, ठीक है। डॉग्स, गोट्स एंड शीप। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। भाई लोगों, ये चीज, ये वर्ड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया गया, तो बोला है कि डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। समझे? फिशिंग ऑल्सो बिगेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। फिशिंग भी यही समय में शुरू हुई, मेसोलिथिक एज में। आफ्टर दैट ह्यूमंस बिगेन टू लिव इधर इन केव्स और इन टेम्पररी सीजनल कैंप्स। ये सीजनल कैंप्स, ठीक है। बहुत गर्मी का मौसम है, रिवर के पास बन गया, बारिश का मौसम है, रिवर से दूर बना दिया है, एज सीजनल टेम्पररी सीजनल कैंप थे, केव में भी रहते थे। दिस पीरियड मार्क्स अ ट्रांजिशनल फेज इन द जर्नी फ्रॉम नोमैडिक वे ऑफ लाइफ टू सेटल्ड वन। ये पीरियड में क्या हुआ, जो नोमैडिक लोग थे, जो इधर उधर घूमते रहते थे फ्रूट्स के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए, अब वो रुक गया। और क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ चालू हो गई, एक जगह पे रुक गए। लोगों को समझ में आया कि यार ना घूमते रहेंगे, जगह भी तो अलग अलग नहीं है, हमको उस जगह का नॉलेज भी नहीं है, तो हम लोग अपनी जगह पे रहेंगे, आजू बाजू का एरिया थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहीं पे सेटल लाइफ करेंगे, है। जो बाहर जाके इधर उधर घूम के कर रहे वो एक जगह पे करेंगे। इन महाराष्ट्र, पाटने लोकेटेड इन जड़गांव डिस्ट्रिक्ट इज एन इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट। पैलियोलिथिक की साइट अलग देखी है, सारी स्टोरेज की साइट, पर पैलियोलिथिक की साइट अलग देखी। अब मेसोलिथिक की एक साइट है जो महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है पाटने। क्या है? पाटने कहाँ पे? जळगाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। समझ में आ रहा है? ऑब्जर्व द गिवन इमेज डिस्कस इन द क्लासरूम। देखो भाई इस इमेज को ऑब्जर्व करो। क्या दिख रहा है हम लोगों को? कोई पत्थर पे काम कर रहा है, कोई छोटे छोटे टूल्स बना रहा है, कोई लकड़ी, बच्चे लोग लकड़ियां वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे और पत्थर पे कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे कोई आग लगा रहा है, वो वुमेन है वो खाना पका रही है, कोई वुड लेके आ रहा है, क्योंकि अब तो फायर का इन्वेंशन हो गया था ना, फायर की डिस्कवरी हो गई थी, इन्वेंशन नहीं सॉरी डिस्कवरी, ठीक है। ये सारी चीजें देख रहे हैं, बस यही तो रूटीन था फिर इस समय में। कहाँ पे स्कूल है, कहाँ पे पढ़ाई है, कहाँ पे होमवर्क है, आई, बस यही सारा रूटीन था। न्यूलिथिक एज, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्लियर करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और वो वाला प्रॉब्लम आपका जो भी होगा मैं आप लोगों को समझा दूंगा। डन। तो दोस्तों मिलते हैं सेकंड पार्ट में, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, राइट। जय हिंद।